मेरा नाम है शुभम स्वामी, जिससे आपको उतना कुछ लेना देना है नहीं। हाँ, लेकिन ये जो लेक्चर है उससे काफ़ी लेना देना होना चाहिए अगर आपको फिजियोलॉजी सही में सीखनी है तो। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है थायराइड हार्मोन। क्या है थायराइड हार्मोन? बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने इसकी फिजियोलॉजी समझ ली तो आगे फार्माकोलॉजी समझने में भी आसानी रहेगी। तो फिजियोलॉजी हम समझ पाए इसकी, इससे पहले हम थायराइड ग्लैंड को देखते हैं कि थायराइड हार्मोन सिक्रेट कहाँ से होता है। तो हमें पता है कि इसकी लोकेशन कहाँ होती है, ऑब्वियसली एनाटॉमी में पढ़ी होगी। अगर भाई नहीं पढ़ी तो जाके पढ़ के आओ, क्योंकि मैं यहाँ तो एनाटॉमी पढ़ा नहीं रहा, मैं यहाँ तो फिजियोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। तो ये एक थायराइड की फॉलिकल है, ठीक है। ये एक फॉलिकल है जिसके अंदर क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं। एक बार मैं क्यूबॉइडल सेल्स ड्रॉ कर दूँ सारी। एक सेकंड, हो गई, बस हो गई। हाँ, ये सारी की सारी क्यूबॉइडल सेल्स है। दिखने में गोल गोल लग रही है लेकिन मान के चलते हैं क्यूबॉइडल सेल्स है, राइट। ठीक है, सब में न्यूक्लियस नहीं बना रहा मैं। अब थायराइड हार्मोन में एक्चुअली होता क्या है, मेन एक अमाइनो एसिड होता है जिसका नाम है टायरोसिन। क्या नाम है इस अमाइनो एसिड का? टायरोसिन। इस टायरोसिन को थायरोग्लोबुलिन में बदला जाता है। किस में बदला जाता है पहले? थायरोग्लोबुलिन। नाम से पता चल रहा है थायरोग्लोबुलिन कि टायरोसिन अमाइनो एसिड था जिसके साथ एक ग्लाइकोप्रोटीन जोड़ दी जिसका नाम है थायरोग्लोबुलिन। और ये करा किस में गया है? ये क्यूबॉइडल सेल्स के जो गोल्जी एपरेटस है उसके अंदर होता है ये थायरोग्लोबुलिन। ठीक है, तो टायरोसिन से क्या बन गया? थायरोग्लोबुलिन। अब हमें पता है बेसिक बात कि जो थायराइड हार्मोन होता है उसके अंदर आयोडीन होता है। अब आयोडीन इस फॉलिकल के अंदर तो होगा नहीं, तो यहाँ से एक ब्लड वेसल निकल रही होगी, ठीक है, उसी से तो लेगा। अब जो ब्लड वेसल है उसके अंदर आयोडीन आई माइनस फॉर्म में होता है, राइट। तो ये जो सेल्स होती हैं इसके बाहर की साइड में एक पंप लगा होता है जिसको बोलते हैं सोडियम आयोडीन सिंपोटर। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम आयोडीन सिंपोटर, NIS। ये क्या करता है? ये सोडियम को और आयोडीन को इंपोर्ट करता है, उसका अपटेक करता है, राइट। तो दो चीज़ें समझ में आई कि टायरोसिन को थायरोग्लोबुलिन में बदलना है और आयोडीन का अपटेक करना है। अब ये जो आयोडीन है, ये जो अंदर का पार्ट है, ल्यूमिनल पार्ट है, या जिसको कोलोइड बोलते हैं, इसको अंदर वाले खोखले पार्ट को, इसके अंदर ये आयोडीन फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा? फ्री रेडिकल में। और इस कार्य को, इस रिएक्शन को करने वाले एंजाइम का नाम है थायराइड परऑक्सीडेज। मैं टीपी लिख रहा हूँ, टीपी का साइड में फुल फॉर्म भी लिख दिए देता हूँ मैं, थायराइड परऑक्सीडेज। अब भाई ये थायराइड परऑक्सीडेज है तो हमें इसका बेसिक बात ये है कि ये अब फ्री रेडिकल है, सॉरी, तो अब ये फ्री रेडिकल है और ये फ्री रेडिकल इस थायरोग्लोबुलिन के साथ चिपकने के लिए तैयार है। तो अब नेक्स्ट रिएक्शन क्या होती है? ये थायरोग्लोबुलिन के साथ जाके चिपकेगा। कौन सा? ये आयोडीन फ्री रेडिकल, थायरोग्लोबुलिन, थायरोग्लोब्यूलिन। उससे क्या बनेगा? उससे दो प्रोडक्ट बनते हैं, मोनो आयोडोथायरोनिन और डाई आयोडोथायरोनिन। ध्यान रखना क्या है, मैं लिख देता हूँ, कहीं आप इसको मोनो आयोडोथायरोग्लोबुलिन ना बोल दो। इसके लिए मैं यहाँ पे लिख दिए देता हूँ मोनो आयोडोथायरोनिन, थायरोनिन। अब ये हो गए MIT और DIT। अब ये खाली बैठे हैं, खाली बैठे हैं, तो अब ये क्या करते हैं, आपस में कपल बना लेते हैं, जोड़े बना लेते हैं। आप लोग भी तो बनाते हो भाई जोड़े, तो ये क्यों ना बनाए। अब इनके जोड़े बनने से क्या होगा? MIT और DIT मिलके क्या बनाएंगे? मोनो आयोडो और डाई आयोडो मिलके क्या बनाएंगे? ट्राई आयोडो बनाएंगे ना भाई। तो उसको बोलते हैं हम T3 हार्मोन, या T3 को बोलते हैं हम ट्राई आयोडोथायरोनिन। जब DIT मिलते हैं तो क्या बनेगा? T4 टेट्रा आयोडोथायरोनिन। तो ये दो बेसिक टाइप होते हैं हमारे थायराइड हार्मोन के। ठीक है, तो क्या हुआ? T3 और T4। अब क्वेश्चन ये आता है कि इनमें ज़्यादा कौन सा बनता है? तो ज़्यादा बनता है वो T4, लगभग 90% के आसपास बनता है। किसी बुक में 80% लिखा, किसी में 90% लिखा। डेटा से हमें मतलब नहीं होना चाहिए, हमें याद रखना है कि T4 ज़्यादा बनता है और T3 कम बनता है। अब दूसरा क्वेश्चन कि इनमें एक्ट कौन सा जल्दी करता है या किसकी पोटेंसी ज़्यादा होती है?
तो पोटेंसी की बात करें तो ये जो T3 है वो हाईली पोटेंट होता है। याद रखना T4 बनता ज़्यादा है लेकिन T3 हाई पोटेंट होता है, मतलब इसकी जो पोटेंसी है वो लगभग 3-4 गुना ज़्यादा होती है इस T4 से। अब मैं अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ब्लड में T3 ज़्यादा होगा या T4? ऑब्वियसली भाई, यहाँ पे अगर हार्मोन बना है तो ब्लड में कौन सा ज़्यादा होगा? जो ज़्यादा बना है वही ज़्यादा होगा, तो T4 ज़्यादा होता है। अब इसका पीछे का रीज़न क्या है कि T4 कम एक्टिव क्यों है और T3 ज़्यादा एक्टिव क्यों है? क्योंकि जो T4 होता है वो होता है 3 प्राइम 5 प्राइम टेट्रा आयोडो थायरोनिन, उस पर 4 लगे हैं। थायरोनिन स्पेलिंग सही है क्या थायरोनिन की? नहीं, गलत हो गई, थायरोनिन। हाँ, तो इस पे 4 आयोडीन लगे हैं, जबकि जो ट्राई आयोडो थायरोनिन होता है उस पर 3 आयोडीन लगे हैं। 3 प्राइम ट्राई आयोडो थायरोनिन। तो अब वो कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जितने ज़्यादा प्राइम वाले आयोडीन होंगे उतनी ही ज़्यादा उसकी पोटेंसी कम होती जाएगी। ध्यान रखना, प्राइम नंबर ऑफ आयोडीन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंसी। ये कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। तो T3 ज़्यादा एक्टिवेट होता है। अब बात ये है कि जब T4 ज़्यादा बना है और काम T3 कर रहा है तो T4 को T3 में कन्वर्ट तो करना पड़ेगा ना। तो ये जो T4 है वो T3 में जाके कन्वर्ट होता है, कहाँ? पेरिफेरल ब्लड वेसल्स में। तो ये पेरिफेरल कन्वर्टेज एंजाइम होता है, पेरिफेरल कन्वर्जन होता है इसका। तो ये हो गई इसकी सिंथेसिस और बेसिक फिजियोलॉजी। अब दिमाग में क्वेश्चन ये आना चाहिए कि ये इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, जो हर हार्मोन का मोस्टली हम पढ़ते ही हैं, वो करता क्या है। अब अगर आपने मेरी जो बेसिक्स ऑफ एंडोक्राइन वाली लेक्चर है अगर वो देखा होगा, जो कि मुझे पता है आपने नहीं देखा, लेकिन फिर भी बता दिए देता हूँ, तो जो थायराइड हार्मोन होते हैं वो डायरेक्ट जाके जो डीएनए होता है, न्यूक्लियस होता है, उसके ऊपर जाके वो रिएक्ट करते हैं। जैसे जो प्रोटीन हार्मोन होते हैं, पेप्टाइड हार्मोन होते हैं, वो मेम्ब्रेनस रिसेप्टर पे काम करते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं वो साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स पे काम करते हैं। लेकिन जो थायराइड हार्मोन होते हैं, जिनको हम अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स भी बोलते हैं, वो डायरेक्ट जीन्स पे जाके एक्ट करते हैं। तो ये एक सेल हो गई, माफ़ करना गंदी सी बनाई है मैंने। ये इसके अंदर न्यूक्लियस हो गया और ये इसका जीन हो गया, एक छोटा सा जीन मान के चलते हैं। तो इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर रिसेप्टर लगा होता है, ये रिसेप्टर लगा हुआ है, और यहाँ से थायराइड आएगा और इसके ऊपर आके चिपक जाएगा, इसके ऊपर आके एक्ट करेगा और ये जो जीन है उसको एक्टिवेट करेगा, जिससे क्या होगा? जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा, जीन ट्रांसक्रिप्शन। अब जीन ट्रांसक्रिप्शन होगा तो उससे क्या होगा? जीन ट्रांसक्रिप्शन के बाद बनता है एमआरएनए। बेसिक सी बात है ना भाई, एमआरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन, और ये प्रोटीन ही तो है जो सब कुछ करवा रही होती है। तो ये हो गई उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। उसके बाद में आते हैं इसके फिजियोलॉजिकल एक्शन या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स। तो बात करते हैं इसके फिजियोलॉजिकल एक्शंस की। फिजियोलॉजिकल एक्शंस, अब जो थायराइड हार्मोन है उसका मेन काम क्या है कि ये अपनी ग्रोथ होती है उसको स्टिमुलेट कर रहा होता है। तो हम देखेंगे कि ये अलग अलग सिस्टम पे क्या क्या काम कर रहा होता है। तो सबसे पहले तो ये ओवरऑल बॉडी ग्रोथ को इंक्रीज करता है। फिर जब मैं बात करूं कि सीवीएस की, तो सीवीएस का ये डेवलपमेंट करवाता है, सीवीएस का ये डेवलपमेंट करवाता है। सीवीएस का डेवलपमेंट के साथ साथ और क्या करवाता है? ये कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करवाता है। जो सीवीएस के पास टिश्यू ब्लड फ्लो है, कोरोनरी आर्टरी से जो टिश्यू ब्लड फ्लो जा रहा है उसको भी ये इंक्रीज करवा रहा होता है। टिश्यू ब्लड फ्लो उसको भी इंक्रीज करवा रहा होता है, हार्ट बीट को इंक्रीज करवा रहा होता है, रेस्पिरेटरी रेट को इंक्रीज करवा रहा होता है। तो ये इसके रेस्पिरेटरी, हाँ, तो ये इसके मेन फिजियोलॉजिकल एक्शन हो गए जो सीवीएस पे ये एक्ट करता है, राइट। साथ साथ में ये सीएनएस का भी डेवलपमेंट करवाता है। तभी आपने देखा होगा कि जो हाइपोथायरॉयडिज्म के जो बच्चे होते हैं वो मेंटली उतने डेवलप्ड नहीं होते, वो मेंटली रिटार्ड होते हैं।
ये हो गए इसके सिस्टमिक इफेक्ट्स। अब इसकी बात करते हैं मेटाबॉलिक इफेक्ट्स की, कि ये मेटाबॉलिज्म पे क्या इफेक्ट कर रहा होता है, मेटाबॉलिक इफेक्ट्स। तो मेटाबॉलिक इफेक्ट्स में क्या करता है कि ये नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को इंक्रीज करता है। किसी भी सेल में नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, एटीपी सिंथेसिस ज़्यादा होगा, सेल की ग्रोथ ज़्यादा होगी। साथ ही साथ सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप के नंबर्स इंक्रीज करता है। और आपको पता होना चाहिए कि किसी भी सेल का जो रीपोलराइजेशन डीपोलराइजेशन जो होता है वो सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप पे डिपेंड कर रहा होता है। सेल के थ्रू जो O2 कंजम्पशन होता है वो भी इंक्रीज करेगा। ऑब्वियसली जब माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर इंक्रीज होगा तो O2 कंजम्पशन तो इंक्रीज होगा ही होगा। साथ ही साथ ये ग्लूकोज अब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, ग्लूकोज अब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है किसके थ्रू, मतलब सेल का जो अपटेक होता है ग्लूकोज का उसको इंक्रीज करता है। अब ग्लूकोज अब्जॉर्प्शन करवाने के लिए ब्लड में ग्लूकोज होना भी चाहिए, तो ये क्या करवाता है, ग्लूकोन नियोजेनेसिस करवाता है, ग्लूकोन नियोजेनेसिस। साथ में ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बनवाता है, तो ये हो गया ग्लाइकोजेनोलाइसिस। लिपिड्स को तोड़ के ग्लूकोज बनवाएगा तो उसको बोल देंगे लाइपोलाइसिस। और एक जो मेन इफेक्ट है वो होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करना, बीएमआर को इंक्रीज करना। तो इसके मेटाबॉलिक इफेक्ट हो गए। लास्ट में थायराइड की बात करते हैं तो होता है कि रेगुलेशन ऑफ थायराइड सिक्रेशन, रेगुलेशन ऑफ थायराइड सिक्रेशन। तो हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको बोलते हैं हम टीआरएच। टीआरएच का मतलब होता है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। टीआरएच क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से टीएसएच रिलीज करवाता है जिसको बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और इसी को बोल देते हैं थायरोट्रोपिन, थायरोट्रोपिन। अब ये थायरोट्रोपिन है या टीएसएच है वो जाएगा और ये एक्ट करेगा थायराइड ग्लैंड पे। थायराइड ग्लैंड पे क्या करेगा एक्ट, थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करके, अब ये टीएसएच क्या है, टीएसएच एक पेप्टाइड हार्मोन है, हमें ये समझ आना चाहिए क्योंकि ये एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है, तो ऑब्वियसली ये पेप्टाइड हार्मोन होगा। तो पेप्टाइड हार्मोन के रिसेप्टर कहाँ लगे होते हैं, वो होते हैं मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन पे। और जो सेल मेम्ब्रेन की जो सेकेंडरी मैसेंजर होते हैं वो मेनली फॉस्फोलाइपेज सी हो सकते हैं या CAMP हो सकते हैं या कैल्शियम हो सकते हैं। तो यहाँ इसका जो सेकेंडरी मैसेंजर है वो है CAMP। CAMP से क्या होगा, ये प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करेगा और प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन होगा और उससे जो भी थायराइड सिंथेसिस है वो इंक्रीज होगा। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि हाइपोथैलेमस को कौन रेगुलेट कर रहा होता है। तो हाइपोथैलेमस है वो मेनली जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उससे रेगुलेट होता है, कि अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये TRH को बनाना कम कर देगा। जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर कम होने लगेगा तो ये TRH को बनाना ज़्यादा कर देगा। तो ये हो गई थायराइड की सिंथेसिस, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसके फिजियोलॉजिकल एक्शंस। अब इसकी एबनॉर्मलिटीज़ को अलग से डिस्कस करना पड़ेगा, नहीं तो ये वीडियो हो जाएगा काफ़ी लंबा और जिसको आप देखोगे नहीं। थैंक यू।